अरे मैं गोविंद सिंह डोटासरा से कहना चाहता हूं कि जब आपके मुख्यमंत्री भरतपुर आते थे तो 1 साल में 2 साल में राजस्थान की जनता को 50 करोड़ 100 करोड़ का झुंझुना पकड़ाते थे। लेकिन जिस दिन एआरसीपी की योजना चलेगी राजस्थान में, राजस्थान को हजारों वर्ष तक के लिए पानी 35 साल बाद ही चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये योजना तो आज तक कार्य नहीं हुआ स्टार्ट। देखो 5 साल वसुंधरा राजे, 5 साल अशोक गहलोत, 2.5 साल भजनलाल सरकार, देखो 12.5 साल निकल गए। 50,000 और 13 जिले। निश्चित तौर पर किसानों की आवाज है। हनुमान बेनीवाल जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, और हनुमान बेनीवाल जी ने जहां जहां अपना प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया है, वो सच के साथ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार इसको मानेगी बात को, और किसानों की बात पर एक बार विचार करेगी। नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ है एक राजनीतिक विश्लेषक कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए महाराजा सूरजमल के वंशज मुकेश जी फौजदार। परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि प्रदेश में एक जानी मानी हस्ती के रूप में ये जाने जाते हैं। आज हमारा समाचार के कार्यालय पधारे हैं। सर, सबसे पहले हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मेरा सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पहला आपसे सवाल है, नीट का पेपर आउट हो चुका है। भजनलाल सरकार बार बार कह रही थी, बीजेपी सरकार बार बार कह रही थी कांग्रेस सरकार में पेपर आउट होते हैं। 18 परीक्षाएं हुई थी, 17 पेपर आउट हुए। ऐसा किरोड़ीलाल मीणा, भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, तमाम भाजपा के नेता कांग्रेस पर कटाक्ष करते थे। लेकिन जिस दिन अंतिम कटाक्ष भजनलाल शर्मा सीकर में कर रहे थे, उसी दिन नीट का पेपर उसी सीकर में आउट हो रहा था। क्या लगता है बीजेपी सरकार में भी अब पेपर आउट होने लगे? देखो, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के राज में लगातार जो हमारे विद्यार्थी हैं जो पेपर देते थे, उनका भविष्य खतरे में चला गया था। और कांग्रेस का तो ये कलंक था कि उसके राज में तो अधिकतर पेपर आउट हुए। लेकिन 2.5 साल के इस भजनलाल की सरकार में पहली बार इस देश में नीट का पेपर आउट हुआ। तो ये एक सोचने का विषय है। और भजनलाल जी और पूरे देश की सरकार डबल इंजन सरकार है। दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, या भजनलाल जी बैठे हैं। जो अपराधी हैं पकड़े जाएंगे, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर शिकंजा और कसना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो गुनहगार हैं उनको एसओजी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी मां पत्नी ये कह रहे हैं हमको तो फंसाया गया है, बड़े मगरमच्छ फरार हैं। देखो, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बीजेपी के समय अब ये पहला कांड हुआ है, लेकिन कांग्रेस के जमाने के मगरमच्छ जो थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया। तमाम जो है एसओजी की टीमें लगातार खोज कर रही हैं कि ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। लेकिन जो गिरफ्तार हो रहा है बीजेपी नेताओं के साथ उसकी फोटो है, बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी पदाधिकारी है। सोशल मीडिया का जमाना है। आज हर व्यक्ति नेता के साथ अपनी सेल्फी लेना चाहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और न्याय मिले, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इस तरह का कानून होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बयान सामने आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि किसान सिर्फ 25 से 30 दिन ही खेती करता है, खेत में काम करता है। तो क्या लगता है आपको कि 25 से 30 दिन में ही फसल पककर तैयार हो जाती है? मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही सीधे हैं, सच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि 25-30 दिन काम करता है किसान, ये बात ऐसा उन्होंने कुछ और कहा था कि जो ज्यादा मेहनत है वो आज किसान करता है। 3 से 65 दिन में से लगातार खेती में उसको पानी देना पड़ता है, काटनी पड़ती है फसल। तो ये तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि 25 से 30 दिन तो कैसे काम करेगा किसान। मुख्यमंत्री खुद किसान के बेटे हैं, लेकिन कुछ और कहा। लेकिन आज उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि मैंने काम किया है, ट्रैक्टर चलाए हैं उन्होंने, हल जोता है उन्होंने, और पानी दिया है खेतों में। खुद कहते हैं वो मेरे तो पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, तो मैं तो उन्हें भली भांति जानता हूं। तो इस तरह की बातें हैं जो लगातार पीछा करते हैं लोग कि 30 दिन 25 दिन काम किया है। कोई बात जोड़ के कही है उन्होंने कि ज्यादा जो मेहनत है, आप देखिए किसान जब सरसों बोता है, बुवाई हो जाती है एक दिन, फिर गेहूं बोता है, बुवाई हो जाती है, पानी दिया जाता है, तो किसान तो काम करता ही रहता है। ये ऐसा कुछ बात नहीं है। उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तो साहब सवाल निकालूंगा आपका इसमें से, बताइए। आपने कहा मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। हाँ, पास का हूँ। भजनलाल शर्मा कहते हैं मैंने खेत में पानी दिया है, हल चलाया है, ट्रैक्टर चलाया है। आपने देखा है कभी? बिल्कुल। मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल से घूमते थे, साइकिल से पढ़ने जाते थे, ट्रैक्टर चलाते, खेत जोतते, पानी देते। देखो, मुख्यमंत्री जी अच्छे परिवार से हैं और मैंने खुद देखा है उनको कि अपने गांव में खेती का कार्य करते हुए, हमारे गांव में उनकी रिश्तेदारियां हैं। वो अटारी के रहने वाले हैं, उसके पास में ही टोहला गांव पड़ता है जो जाटों का गांव है। इनके गांव में ब्राह्मण रहते हैं। तो ये सरपंच भी बने थे,
तब टोला का व्यक्ति प्रधान बना था, और हमारे गांव में इनकी रिश्तेदारियां हैं, शादी विवाहों में आते जाते रहते हैं। तो एक निश्चित तौर पर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं भजनलाल शर्मा। खुद भजनलाल शर्मा सरपंच रहे थे, लेकिन अब पंचायती राज चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं? खुद जिस पोस्ट से शुरुआत करते हैं राजनीति की, उसी पोस्ट के लिए, उसी पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने का जो एक तरीका है, उससे कहीं ना कहीं बच रहे हैं। क्या कारण है? देखो, कारण ये है कि ये संवैधानिक चीजें हैं, कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में अपील लगी हुई है। जिन जिला परिषदों का कार्य, सर आपने कहा अपील लग रही है, सरकार ने तो टाइम भी दिया था 15 अप्रैल से पहले कराने 15 कराने में अप्रैल कहीं ना कहीं सरकार पीछे हो रही है। ओबीसी का जो निर्णय आना था वो नहीं आया, हाई कोर्ट ने वो निर्णय नहीं दिया, तो सरकार ने उसको पीछे हटा दिया। तो बहुत जल्दी ही अब देखो, हमारे खर्रा साहब हैं यूडीएच मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है, भजनलाल शर्मा भी कहा, मुख्यमंत्री साहब भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। तो बहुत जल्दी ही राजस्थान में पंचायती राज, ग्रामीण राज के चुनाव, सरकार जो बनेगी ग्रामीण, उसके चुनाव देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पर जो जनता चाह रही है कि चुनाव लेट हो रहे हैं, ये संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और निश्चित तौर पर कोर्ट में चल रही हैं, हाई कोर्ट में। बहुत जल्दी ही ये चुनाव होंगे भजनलाल सरकार के, और उसमें देखना आप किस तरह का जनमत रहेगा, ये भी आपको मालूम चलेगा। सर, जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि वो भ्रष्टाचार को कम करेंगे। अब लगातार जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेसी है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, भ्रष्टाचार तो कब नहीं था। कांग्रेस के राज में आप देखिए, बसपा के 6 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा था गहलोत साहब ने। जब मानेसर में इनकी सरकार चली गई थी, सचिन पायलट वहां चले गए थे लेकर के लोगों को, और सरकार फिर यहां से कोरोना काल में जनता को मौत के तांडव में छोड़ करके ये लोग जैसलमेर की 5 स्टार होटल में जाकर के बिरयानी खाते हैं, और यहां पर जनता कोरोना के काल में फंस जाती है, और सरकार 6 बसपा के लोगों को खरीदती है। भ्रष्टाचार कांग्रेस में ज्यादा हुआ। भजनलाल सीधे व्यक्ति हैं, हमारे भरतपुर से आते हैं, महाराजा सूरजमल की वीर भूमि से आते हैं, और हम भरतपुर वालों का बड़ा सौभाग्य है कि भजनलाल शर्मा जी जैसे नेक इंसान, सच्चे ईमानदार इंसान राजस्थान के मुख्यमंत्री। सर, आप बोल रहे हो कि कांग्रेस में ज्यादा भ्रष्टाचार था, तो बीजेपी में कितना कम हुआ? बीजेपी में आप बताइए भ्रष्टाचार का कहां मुद्दा चल रहा है? सर, कांग्रेस में लगातार आप देखिए, तमाम जो आईएएस लोग हैं वो पकड़े गए। सिंघवी था एक आईएएस, वो पकड़ा गया माइंस के घोटाले में, और इतना घोटाला किया, लगातार पूरा राजस्थान खोखला कर दिया उन लोगों ने। और आप देखिए भजनलाल सरकार का जो अभी समय चल रहा है, 2.5 साल में देखिए आप सेंट्रल की राजनीति ले लीजिए। दिल्ली में मोदी सरकार है, देश चलाती है, कहां है, कौन सा मंत्री है? कांग्रेस के जमाने में पेट्रोलियम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जमीन घोटाला, मंत्री पब्लिक का पैसा खा जाते थे। लेकिन आज मोदी की सरकार को तीसरा राउंड है, हैट्रिक बनाई है उन्होंने, लेकिन कोई दिल्ली में पकड़ा गया आज तक सेंट्रल मिनिस्टर? राजस्थान के अंदर देखिए 2.5 वर्ष हो गए भजनलाल सरकार को, किस तरह का काम चल रहा है। पिछली सरकार ने कितना कर्जा छोड़ा था। आज पेपर आउट की बात कह रहे हैं, चलो एक पेपर आउट हुआ, लेकिन 2.5 साल में पारदर्शिता के साथ पेपर हुए। और पिछली सरकार में इन्होंने कहा था 18 पेपर हुए, 17 लीक हुए। ये कांग्रेस के राज में हुए। भजनलाल की पारदर्शिता की सरकार है, जवाबदेही की सरकार है, लोगों को न्याय की सरकार है, गरीब तबके से लेकर अमीर तक जो भी है उसके बीच की खाई को कम करने वाली सरकार है, गरीब की सुनने वाली सरकार है। तो भजनलाल सरकार ईमानदार सरकार, राजस्थान की एक ऐसी सरकार जो 2.5 साल अपना काम डंके की चोट पर करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, सीकर झुंझुनू को झुंझुना और भरतपुर को पैसा। क्या सच्चाई है? भजनलाल शर्मा भरतपुर के हैं तो पैसा मिल रहा है, सीकर झुंझुनू से गोविंद सिंह डोटासरा है तो झुंझुना मिल रहा है। आपने बहुत बढ़िया बात कही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि भरतपुर को बहुत पैसा दिया जा रहा है। अरे मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से कहना चाहता हूं कि जब आपके मुख्यमंत्री भरतपुर आते थे तो 1 साल में 2 साल में राजस्थान की जनता को 50 करोड़ 100 करोड़ का झुंझुना पकड़ाते थे। लेकिन ये तो भजन सरकार है, ये लालों के लाल भजनलाल है जिन्होंने 250 करोड़ रुपए भरतपुर को दिया। आप बताइए किस तरह की योजनाएं चल रही हैं वहां पर। एलिवेटेड पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। भरतपुर को बीमारू जिला कहते थे, आज वो विकसित जिला बनने जा रहा है। ये भजनलाल जी के कारण हुआ है। भरतपुर के साथ पिछली सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया, भरतपुर को माना ही नहीं, पूर्वी राजस्थान से अलग थलग कर दिया कि भरतपुर तो हमारा राजस्थान में है ही नहीं। ये इस तरह का सौतेला व्यवहार किया उस सरकार ने, जिसने किसान की जो फसल है उसका उचित मूल्य नहीं दिया, किसान के साथ सौतेला व्यवहार किया। अब मिल रहा है उचित मूल्य?
सरकार आप देखिए उचित मूल्य मिल रहा है क्या? उचित मंडियों के अंदर देखिए लैब लगाई जा रही है, जो पहले प्राइवेट लैब थी। आज मेरी नदवी को ले लीजिए आप, प्राइवेट लैब थी, पहले किसानों का शोषण करती थी, अब भजनलाल सरकार में सरकारी लैब लग गई है, तो किसानों के साथ न्याय हो रहा है। बिजली की कोई समस्या नहीं है। आज बिजली पिछली सरकारों में खरीदते थे बाहर से, लेकिन अब राजस्थान स्वयं बिजली का उत्पादन दूसरे राज्यों को दे रहा है, तो ये भजनलाल सरकार में हो रहा है। आप कह रहे हैं डोटासरा जी की मैं निंदा करता हूं, वो कह रहे हैं कि भरतपुर को पैसा दिया जा रहा है। अरे भरतपुर इसे राजस्थान में तो है, नहीं है क्या? बताइए आप, कहां है भरतपुर? कहां मानते हो आप? राजस्थान में है। तो भरतपुर के लोगों के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया गया है। अब भजनलाल सरकार है, अपने जिले के लिए किसने नहीं किया? अशोक गहलोत जी जोधपुर से आते हैं। आज देखिए अशोक गहलोत जी के यहाँ एलिवेटेड पुल, तमाम जोधपुर को जो है एक अच्छा सिटी बना दिया। झालावाड़ बीमारू जिला था, वसुंधरा राजे महारानी जी आई, उन्होंने बीमारू जिले से निकाल करके आज झालावाड़ चारों तरफ बाईपास है, पूरी सुविधाएं दे दी गई, स्टेडियम बना दिया गया वो। लेकिन भरतपुर की तरफ सबकी आंखें हैं। अरे मुख्यमंत्री हुए हैं मोदी जी की कृपा से हुए हैं, गिरिराज जी की कृपा से हुए हैं, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हुए हैं, और भरतपुर चमन होगा तो निश्चित तौर पर वहां से भगवान कृष्ण का रास्ता खुलता है। गोवर्धन की परिक्रमा भी 1.5 किलोमीटर हमारे क्षेत्र से जाती है। भरतपुर आबाद होगा तो राजस्थान आबाद होगा मैडम। अच्छा, डोटासरा जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बोल रहे हैं कि भरतपुर के लोग जो हैं पैसा लेकर रास्ता बताते हैं। आप भी भरतपुर से आते हैं, क्या ये बात सही है? आपने कितना पैसा लिया रास्ता बनाने के? ऐसा है कि डोटासरा जी भरतपुर के बारे में परिचित नहीं है, अभी उनको अभी भूगोल याद नहीं है। तो भरतपुर बता दो आप उनको। भरतपुर के बारे में उनको पूछना चाहिए कि जब डॉक्टर चंद्रभान जी गए थे ना, उनसे पूछ लें। डोटासरा जी, डॉक्टर चंद्रभान जी गए थे एक बार भरतपुर, उनसे जाके पूछ लें कि भरतपुर कैसा है। पैसा देकर रास्ता बताते हैं, ये चंद्रभान जी बताएंगे, मैं उनको कह रहा हूं। अब ज्यादा कोई कहने की बात नहीं है, मेरे समाज से आते हैं, ज्यादा उनके कहेंगे तो फिर वो भरतपुर की तरफ भी निगाह नहीं रखेंगे। इतना ही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कहें डोटासरा जी। भरतपुर के लोग सब जानते हैं, राजस्थान के लोग जानते हैं, जब भरतपुर के लोग आपके पीछे पड़ेंगे ना तो आपको जयपुर तक नहीं छोड़ेंगे। ये है डोटासरा जी, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनके ऊपर ही आरोप लगे हुए। कई भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं, जनता कहती है कि भाजपा सरकार में पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट हब ये, क्या है सच्चाई? देखो ऐसा है कि पहली सरकारों ने, राजनीतिक लोगों ने जनता का शोषण किया, और पहले जो नौकरशाह थे उन्होंने भी जनता का शोषण किया। दोनों हाथों से लूटा राजस्थान की जनता को पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने। इस सरकार में आप देखिए जनता ने जनमत दे दिया, लोग विधानसभा पहुंच गए, जनमत मिल गया, सरकार बन गई, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बन गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नौकरशाह जो है सरकार के अधीन काम करते हैं, और ये लोग नौकरशाहों के बिना नहीं चल सकते। आज हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, पिछली बार पंत साहब थे, अभी श्रीनिवासन जी हैं, राजस्थान के IAS, RAS, SP, DIG, IG सारे लोग काम कर रहे हैं। 0 टॉलरेंस पर आज अपराध राजस्थान में। कहीं कहीं कोई घटना हो जाती है, मेरे यहां देख लो नदवी में एक हत्याकांड हुआ, 4 एडिशनल SP, 5 6 DSP, लगातार वहां पर 150 आदमी की फौज नदवी में लगी हुई है। साइबर के लोग जयपुर से गए हुए हैं गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए। आप राजस्थान की जेलों में देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस के समय में किस तरह अपराधी बेखौफ घूमता था, आज देखिए राजस्थान की सेवर जेल को ले लीजिए आप, सेवर जेल, जयपुर सांगानेर जेल ले लीजिए। जितने भी, जो एक महिला को छेड़ा था एक व्यक्ति ने जयपुर में पिछले महीने, उसको ग्वालियर से पकड़ के लाए। आजकल पैर तोड़े जा रहे हैं। जितने भी गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो यहां पर समाज में कलंक फैलाना चाहते हैं, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, सबके पैरों में तोड़ दिए जाते हैं। अपराधियों को तोड़ा जाता है, उनके पैर तोड़े जाते हैं। लगड़ा लड़ा देखा आपने, चलते हैं, पुलिस उनका रेला निकालती है। तो अपराधियों में खौफ। भजनलाल जी ने कहा है कि राजस्थान में अपराध 0 होना चाहिए। भजनलाल जी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की माफिया हो, यहां गुंडागर्दी फैले। वो शांति प्रिय राजस्थान चाहते हैं, सुकून का राजस्थान, विकसित राजस्थान की कल्पना उन्होंने की है, आगे बढ़ता हुआ राजस्थान, युवा के लिए रोजगार मिले, और यहां जो मजदूर किसान है उसके लिए भी रोजगार मिले, ये चाहते हैं भजनलाल शर्मा। पाक साहब एक सज्जन व्यक्ति हैं। राजस्थान को बरसों के बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो राजस्थान की जनता का इतना ख्याल रखता है। ये सब गोवर्धन महाराज की कृपा है। अच्छा, RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो पूरे प्रदेश भर में लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता से कौन सी पार्टी को खतरा है? देखो, बेनीवाल जी को तो मैं कहूंगा थलापति विजय। वो थलापति विजय जो है, जिसने तमिलनाडु में एक ऐसा काम किया जो सबके, जो आपके चैनलों के चलते हैं ना,
आंकड़े कि वो सरकार बन रही है, वो सरकार बन रही है, सबको फेल कर दिया। 1 से 8 पे अकेला बंदा। तो यही मैं तो कहता हूं थलापति विजय से भी बहुत आगे बढ़कर हैं बेनीवाल जी। जनता के लिए काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं, नौजवान के लिए काम करते हैं। अब वो संघर्ष कर रहे हैं, वो कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है। तो वो संघर्ष कर रहे हैं। अब कितने आगे जाते हैं वो उनकी किस्मत है, जनता कितना उनको जनमत देती है, लेकिन जनता उनके साथ 100% खड़ा नहीं करती। ये वो भी कहते हैं, अगर जनता उनके साथ खड़ा पसंद तो करे, बहुत करते हैं उनको लोग, पसंद फॉलोअर ज्यादा है उनके। आज कांग्रेस सरकार भी डरती थी उनसे, भाजपा की सरकार भी डरती है। जहां जाते हैं लाखों लोग इकट्ठा कर देते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बेनीवाल जी एक करिश्माई पुरुष है और एक फायर ब्रांड नेता है। तो उनके तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जो राजनीति होगी 2028 का चुनाव, उसमें बेनीवाल जी का एक बड़ा रोल होगा। इतना आपके चैनल पर कह रहा हूं डंके की चोट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें। लगातार अब उपयोग तक घटता जा रही है। उपयोग के लिए बचाव के पक्ष में लोग उतर रहे हैं, क्या लगता है? देखो, पेट्रोल डीजल तो निश्चित तौर पर ई व्हीकल आ गए, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए। पेट्रोल आप देखो, इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, तमाम यहां पर जो है अटैक हो रहे हैं। और ये पेट्रोल वाले देश जो है, ईरान, इराक है, सऊदी अरब है, आपके आसपास के देश है, कितना ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, करते नहीं करते हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों को अगर पेट्रोल डीजल में कम जो है खपत करेंगे, उसमें जाकर के तो आबादी बढ़ेगी। जो पैसा है विदेश जा रहा है, डॉलर के रूप में जा रहा है, वो कम जाएगा। तो ये तो पेट्रोल डीजल की उन्होंने अपील की है। प्रधानमंत्री हैं, कह देते हैं। सोने की भी अपील की है उन्होंने, तो कि भाई वैसे हम किसान हैं, किसान तो सोना खरीदता ही कहाँ है। तो उन्होंने कहा सोने पे भी ध्यान कम दो। और ये वाहनों में अब तो आप देख रहे हो कि आप फिर पूछोगे, मैं पहले बता देता हूं आपको कि आजकल हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम बस में जा रहे हैं, कोई मंत्री तांगे में जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री जो है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी में जा रहा है। तमाम आप दिल्ली के वो प्रवेश वर्मा जी, हमारे साहब सिंह वर्मा जी के बेटे, वो साइकिल पर जा रहे हैं। एक और है लेडीज हैं जो मंत्री हैं, वो ऑटो में बैठ के जा रही हैं। हाँ, मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी इलेक्ट्रिक वाहन में जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, अच्छा है ना संदेश। ये तो प्रधान पदों पर बैठे हुए लोग हैं ना, राजस्थान का नेतृत्व संभाल रहे भजन लाल शर्मा। 8 करोड़ जनता के मालिक हैं। वो जैसा करते हैं वैसा ही जनता अनुसरण करेगी। तो वो ई रिक्शा में जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक कार में जा रहे हैं, तो वो राजस्थान की जनता को संदेश है कि आप लोग अपनी कारों में। अब मैं जैसे भरतपुर से जयपुर आता हूं, तो मैं किसी बस में आता हूं या आते हैं हम 4-5 दोस्त आते हैं। कभी मैं अकेला कार से नहीं आता, अकेला जाऊंगा, अरे 5 लोगों का काम करेंगे, एक साथ जाओ। तो कम ये सोचना चाहिए। बुजुर्ग भी बताते थे पुराने जमाने में कि कम खर्चा करना चाहिए, पेट्रोल डीजल को कम फूकना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कहां पैदा हो रहा है, ये सब बाहर से आयात किया जा रहा है। तो इसलिए ये देर अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारा रुपया जो है गिरेगा नहीं, डॉलर आगे बढ़ेगा नहीं। हमें डॉलर को रोकना है, रुपया को आगे बढ़ाना है। तो मोदी जी ने कहा है सोना कहां से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है। तमाम लोग, हम क्या कर रहे हैं, इंडियन लोग सोने को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और अपने घरों में जमा कर रहे हैं। तो घरों में रह करके सोना क्या करेगा, ढेर हो गया। मंदिरों में देखो ढेर हो जाता है। तो सोने का उन्होंने कहा है उपयोग ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घरों में खरीद के रख लेते हो, उससे कुछ होता नहीं है। तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सोना मत खरीदो, कहीं और इन्वेस्ट करो, क्रिएटिव चीजें करो, स्टार्टअप खोलो, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज है उसमें आप सहयोग करो, विकास में योगदान दो। ये मोदी जी ने अपील की है कि सोना और जो पेट्रोल है उस पर कम ध्यान दो। आप फौजदार साहब, आप भरतपुर से लेकर कोटा तक एक योजना लाई थी वसुंधरा सरकार, ERCP योजना, जिसका नाम रखा गया था ERCP योजना। लेकिन गहलोत सरकार ने उस पर काम किया, भजनलाल सरकार ने वापस शुभारंभ किया, नाम परिवर्तन किया, धरातल पर आज भी कार्य स्टार्ट नहीं हुए। सब देखो, एक चिनाब पुल था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका उद्घाटन किया था नरसिम्हा राव जी ने जी 35 साल पहले। चिनाब सबसे बड़ा दुनिया का पुल है और वो 35 साल के बाद अब मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तो ERCP की योजना निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध साबित होगी 13 जिलों के लिए, जिसमें मेरा भरतपुर भी आता है, करौली भी आता है, आपका इधर आपका झालावाड़ से लेके कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, आसपास के जो ये बिल्कुल पानी नहीं है जिलों के अंदर। लेकिन जिस दिन ERCP की योजना चलेगी राजस्थान में, राजस्थान को हजारों वर्ष तक के लिए पानी 35 साल बाद ही चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये योजना तो आज तक कार्य नहीं हुआ स्टार्ट। देखो 5 साल वसुंधरा राजे, 5 साल अशोक गहलोत, 2.5 साल भजनलाल सरकार, देखो 12.5 साल निकल गए। 50,000 और 13 जिले, 50,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक की योजना है। सरकार ने बोला है, उसके कागज तैयार हो गए, उसका डिपार्टमेंट भी खुल गया है, सारी और अब की बार बजट में बजट देना भूल गए। लेकिन 2027 के बजट में जरूर आएगा। 26 में तो भूल गए ना। 26 में तो
काम चल रहा है ना उसके ऊपर किस सारा का जब आपके पास बजट नहीं है, पिछले बजट में आपने काम नहीं किया, इस बार बजट नहीं रखा, फिर काम कहाँ चल रहा है? मैं धरातल पर है मैं काम आपसे जो कह रहा हूं, हजारों वर्ष आगे तक की योजना है, पानी भरा रहेगा इस क्षेत्र में, और जहां पानी है वही जीवन है। आपके जिन जिलों की आपने बात करी, विरोध भी वही हो रहा है, गांव के गांव खत्म हो रहे हैं। देखो, निश्चित तौर पर सरकार से कहना चाहूंगा कि जो ईआरसीपी की आपने, मोदी जी ने खुद यहां जयपुर आकर के कहा था कि ये 13 जिलों के लिए योजनाएं वरदान साबित होंगी, और किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, सरकार से अपील भी करना चाहता हूं, भजन लाल शर्मा जी, जो आपने घोषणा की थी और मोदी जी ने की थी उस पर ध्यान दीजिए। किसान इस बात से लेकर रुष्ट जरूर है कि ईआरसीपी को आखिर मैदान में क्यों नहीं उतारा गया। अब आने वाले समय में या अगले बजट में इस पर ध्यान देकर के इस योजना को धरातल पर लाइए, जिससे किसान मजबूत हो, राजस्थान सशक्त राजस्थान बने। सर, धरातल पर आने से पहले विरोध है, गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, करौली जिले के, भरतपुर जिले के। अब साहब देखो, गांव को नष्ट किया जा रहा है, देखो तबाह करेंगे उनको, उन पर नदी बनाएंगे, ऐसा है गांव डैम बनाएंगे। मैं आपको एक बात कहूं, एक जो गांव है, आपको मालूम है अभी एक उत्तर प्रदेश में जेवर टप्पल एक जगह है जी बिल्कुल है, जहां पर एक्सप्रेस हाईवे निकला है जी, और जहां पर एयरपोर्ट भी खुला है जी। उन गांव की स्थिति क्या थी पता है? वहां पर 1000 रुपए गज के हिसाब से जमीन थी, आज वहां 2 लाख रुपए गज जमीन है। अगर ये गांव इस तरह डेवलप होंगे, पानी वहां पहुंचेगा, डैम बनेंगे और गांव की वहां से उठा करके जनता को विस्थापित किया जाएगा, डीएलसी रेट से 4 गुना उनको दिया जाएगा। जिस जमीन की कीमत दौसा के अंदर 2 लाख रुपए बीघा है, उसको मिलेगी 10 लाख रुपए बीघा, तो किसान समृद्ध होगा, कहीं और जमीन खरीद लेगा। तो ये योजनाएं हमारे भविष्य के लिए हैं। पानी है तो कल है, पानी नहीं है तो आज देख लिए, पानी के बिना फसलें नहीं होती, किसान बर्बाद है, किसान आबाद होगा। साहब, पैसे के लिए अपनी मातृभूमि को, अपनी जगह को, जहां हमने जन्म लिया है, जहां हम कर्म कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। देखो, ये बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ राजस्थान है। इसमें जो सरकारी योजनाएं पैसे के लिए, पानी के लिए है, किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, किसी कल कारखाने के लिए नहीं है, कोई वहां पर अतिक्रमण नहीं हो रहा है। सरकारी योजनाएं हैं पानी की और जल के लिए योजनाएं बना रही है। ईआरसीपी की जो योजना है वो बहुप्रतीक्षित योजना है, कम से कम 30-40 वर्ष से इसकी जो इंतजार कर रहे थे राजस्थान के लोग कि पानी हो, लेकिन ये योजना आती है तो अब ये सरकार का मैटर है क्या करती है। आप बात पे आ गए तो मैं राजधानी जयपुर से सटे दूदू विधानसभा की एक बात कर लेता हूं। बिराना धाम एक संतों की तपोस्थली है, उसको नष्ट किया जा रहा है केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए। नहीं, वहां पर हनुमान क्या संतों की तपोस्थली को खत्म करना एक इंडस्ट्री के लिए बीजेपी सरकार क्या मानती है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई योजना आ भी जाती है तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस योजना पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार करने के लिए आपके डिप्टी सीएम को कहा जाता है, डिप्टी सीएम कहते हैं पुनर्विचार करेंगे, आज कहते हैं पुनर्विचार करेंगे, कल कहते हैं कि डेयरी का प्लांट यहीं लगेगा। ये कैसी मानसिकता है? देखो, ये संतों के प्रति आपकी मानसिकता ऐसी है, किसानों के प्रति आपकी मानसिकता ऐसी है, आखिरकार मानसिकता किसके लिए सही है आपकी? देखो, ये मैं बताऊं आपके लिए, संतों के प्रति आदर इस देश में हमेशा से होता रहा है जी, और संतों का ये देश है, यही आदर है। हजारों पेड़ काट दिए, हजारों पेड़ काट दिए, लाखों पेड़ों का कटना बाकी है, डेयरी प्लांट लगाना वहां बाकी है, रिको वहां लाना बाकी है। यही संतों के प्रति आपकी मानसिकता है? निश्चित तौर हनुमान बेनीवाल वहां जा रहे हैं, 27 को बड़ा आंदोलन करेंगे, कूच करेंगे, लेकिन नतीजा आपकी भाजपा पार्टी को ही निकालना है। क्या स्थगित होगा या नहीं होगा? कैमरे के सामने क्या देखो, निश्चित तौर पर किसानों की आवाज है। हनुमान बेनीवाल जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, और हनुमान बेनीवाल जी ने जहां जहां अपना प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया है, वो सच के साथ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार इसको मानेगी बात को और किसानों की बात पर एक बार विचार करेगी। साधु संतों की जगह है, तपोस्थली है, वो उस पर ध्यान देकर के सरकार उसके पुनर्विचार को करके कोई और अपना एक रास्ता पेड़ काट दिए, रिको लाने की तैयारी पूरी है। अब सरकार की हनुमान बेनीवाल के विरोध के बाद भी अभी कल तक पेड़ काटे जा रहे हैं। अब फिर आंदोलन होंगे, सरकार है, ये तो लोकतंत्र है, इसमें लोग आंदोलन करते हैं। देश आजाद हुआ था, लेकिन मानते हो गलत हो रहा है। देखो, गलत का सही का फैसला, सरकार इतनी बड़ी चीज है कि वहां 8 करोड़ जनता ने उसको चुना है और वहां पर बैठी है सरकार, भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री बैठे हुए, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए, इतने रसूखदार लोग बैठे हुए हैं, आईएएस लॉबी बैठी हुई है। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये उसको निर्णय लेना है, ये उन्हीं के अधीन की बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां किसान का और संत का अपमान होगा वहां एक बार सरकार को पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। सर, देश में 672 जो है पुरानी हेरिटेज हवेलियां हैं, क्या भाजपा सरकार उनको संरक्षित कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो पुरानी हवेलियां हैं, मैं भरतपुर को लेता हूं ना, भरतपुर के अंदर गंगा मंदिर एक जगह है, बहुत ही शानदार मंदिर है और बड़ा आराध्य मानते हैं लोग भरतपुर के उसको। गंगा मंदिर जिस तरीके से आज से हजारों साल पहले था, उसी तरह की यहाँ पर उसको डेवलप किया जा रहा है। पास में मस्जिद भी है,
एक भरतपुर एक ऐसी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां के राजाओं ने मंदिर को भी बनवाया और मस्जिद को भी बनवाया। वहां धर्मों के प्रति लड़ाई कभी नहीं होती है। तो इन जो 6 से 72 हवेलियां हैं, मुख्यमंत्री जी का ये सरकार के अधिकारियों को निर्देश है कि हमारी पुरानी जो संस्कृति है इसको बचाना है, इस धरोहर को बचाना है, ये उनका अपना सोचना है। ये है जल जीवन मिशन घोटाला, एक कांग्रेस राज में बड़ा घोटाला आपके द्वारा कहा जाता है, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जाता है, भाजपा द्वारा लगातार प्रहार कहा जाता है। महेश जोशी पहले ईडी ने और अब एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अशोक गहलोत ने निशाना साधा कि बिना नोटिस के गिरफ्तार किया है जी। ये बात अलग है, लेकिन भाजपा सरकार 2.5 साल सरकार में आए हो चुके हैं, मैं 2.5 कहूंगा, पूरे 2.5 साल होने वाले। अभी तक कांग्रेस राज में जो टंकियां बनी थी पानी का इंतजार कर रही है केवल फीता कटने के लिए। क्या ये देखो का सूखा होना भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है इसमें? देखो, कांग्रेस सरकार ने जेजेएम जो योजना थी केंद्र की, 70% पैसा केंद्र का, 30% राज्य का, इन दोनों के द्वारा ये योजना यहां पर लाई गई थी धरातल पर। उसमें कांग्रेस सरकार ने भारी घोटाला किया था और टंकियां जो थी उनके टेंडर थे, तमाम कंपनियों के ग्रुप थे इनके, कोई जोधपुर का था, कोई बीकानेर का था, कोई जयपुर का था, और कई ऐसे से भू माफिया थे वहां पर जिन्होंने ये एजेंसियां बनाई, पानी की टंकी का ठेका लिया। तो वहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये तो बिल्कुल कांग्रेस राज की बात है। लेकिन मैं भाजपा सरकार को भी कहना चाहता हूं, भजन लाल सरकार जी को भी कहना चाहता हूं, भजन लाल जी, जो टंकियां कांग्रेस ने बनाई थी उनमें 80% टंकियों में आज भी पानी नहीं आ रहा है। 2.5 साल हो गए, किसान का कंठ प्यासा है, आखिर में क्यों हो रहा है? आपकी सरकार 2.5 साल से उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? जो जेजेएम योजना की टंकी है, भरतपुर जिले में भी 80% टंकियां बंद हैं और उनके जो कर्मचारी हैं जहां अस्थायी लगा रखे वो भी छोड़ छोड़ के भाग गए क्योंकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो गांव में हर घर को नल से जोड़ने की योजना थी, वो योजना कांग्रेस में भी फेल थी और आपकी सरकार में भी डगमगाती नजर आ रही है। इसलिए अधिकारियों में लताड़ लगाइए और उनको भेजिए कि क्या आप जो आप अभी आपने जो पैसा दे रखा है उस पैसे को भी ये लोग खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसिए, उनके ऊपर हंटर चलाइए। क्या इस तरह के भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हर घर नल और नल में जल साकार होगा? नहीं, मोदी जी ने तो कहा ही था कि हर घर को नल से जोड़ना चाहिए, हर घर जेजेएम योजना से जोड़ना चाहिए, अशुद्ध नीर मिलना चाहिए। क्योंकि विश्व की रिपोर्ट जो दुनिया की रिपोर्ट आती है उसमें भारत को कुपोषण का शिकार कहा गया है कि पानी नहीं मिलता हर घर को। इसलिए मोदी जी ने यहाँ पर ये योजना लाए धरातल पर कि हर घर को पानी मिलना चाहिए। तो मोदी जी का विजन स्पष्ट है, वो तो चाहते हैं कि हर घर को पानी मिलना चाहिए, उनका स्पष्ट है विजन। लेकिन अब यहाँ पर नौकरशाह अगर भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, उनके ऊपर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। प्रमोद शर्मा, भजनलाल शर्मा का कथित साला फरार है। देखो भाई, पुलिस को उसका इंतजार है और फौजदार साहब के क्या जवाब है? क्या कह रहे हैं प्रमोद शर्मा? जानती हैं प्रमोद शर्मा को आप? प्रमोद शर्मा देखो ऐसा ये फोटो खिंचा लिया और कथित साला कहा है सर मैंने। हाँ, कथित साला उन्होंने ये नहीं कहा, वो अपने मुंह से साला, मैंने साला नहीं कहा, कथित साला कहा है। एक ये कोई फर्जी आदमी था, ये ऐसे ही सोशल मीडिया पे हवाबाजी करता था और इसने, ये ब्राह्मण था, शर्मा लगा हुआ है, इसने कहा भजन लाल जी का साला हूँ। अब लोग क्या है, भजन लाल जी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ये कहीं इधर उधर कुछ कर रहा होगा इसलिए कुछ लपेटे में आ गया है, तभी ये अंडरग्राउंड है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भाजपा ने बार बार आरोप लगाए बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। मदन दिलावर आज भी कहते हैं बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं पकड़ो ना तो कौन है वो बड़े मगरमच्छ जो आज भी फरार है और पुलिस इंतजार कर रही है उनका। देखो बड़े मगरमच्छों के नाम बीजेपी क्यों नहीं ले रही है? कौन है वो नाम? और अगर वो बड़े मगरमच्छ है तो क्या बीजेपी में भी है, क्योंकि नीट का पेपर आउट हो चुका है? नहीं, ऐसा देखो ये समाज के कलंकित करने वाले लोग तो हर जगह मिलते हैं, बच्चों के भविष्य को खराब करने वाले लोग हर जगह मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार में तो इतने पेपर आउट हुए थे और ये नीट का पेपर बीजेपी की सरकार में आउट हुआ। तो मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए जी, इनको सरेआम फांसी देना चाहिए। जो लाखों बच्चों का जीवन भविष्य खराब करते हैं, पेपर खरीदते हैं, बेच देते हैं। ये जो लोग मेहनत करते हैं, साल भर रहता है किसान का बेटा जयपुर में, कोई पटना में, कोई लखनऊ में, कोई चंडीगढ़ में रहता है, कोई दिल्ली में पढ़ाई करता है, डॉक्टर बन जाऊंगा मैं, कुछ बन जाऊंगा, लेकिन पेपर जब आउट हो जाता है तो बच्चे निराश हो जाते हैं, आत्महत्याएं करते हैं। तो ये बहुत खराब है।
ये निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके, मैं तो कह रहा हूं सीधा ऐसा कोई संविधान का नियम बने कि उसको फांसी हो, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। गरीब का बच्चा कैसे कैसे पढ़ता है, कर्ज लेकर गरीब बच्चे को पढ़ाता है, और ये सब ऐसे काम करके और उनका जीवन खराब कर देते हैं। इनकी तो मैं घोर निंदा करता हूं। आज कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विपक्ष यानी पक्ष भाजपा पर एक निशाना साधा है। उन्होंने कहा है नीट पेपर जो लीक हुआ है, आरोपियों को बचाने के लिए ये ईवी में चलना, पैदल चलना, बसों में चलना एक नाटक है। ये मुद्दे से ध्यान भटकाना, जनता का ध्यान मुद्दे से भटक जाए। देखो, ये पक्ष विपक्ष की आपस की प्रतिक्रियाएं हैं। आप देखते हो सेंट्रल के अंदर देखिए, मोदी जी एनकाउंटर कांग्रेस को करते हैं, राहुल जी एनकाउंटर मोदी जी को करते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी आपस में दोनों अलग अलग पार्टी हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये आपस का इनका है। तो इसलिए जनता अपने काम कर रही है, जनता को जागरूक होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जब जनता जागरूक हो जाएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अपने आसपास जो काम होते हैं उनका ध्यान रखें सब। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है, और सवाल क्या है कि ये थोड़ा आप इसको सवाल की तरह नहीं लें, अंतिम है। भरतपुर को बदमाशों का क्षेत्र कहा जाता है। मैं बदमाश नहीं कह रहा हूँ, बदमाशों का क्षेत्र कहा जाता है। कई लोग आपस में चर्चा कहते हैं तो कहते हैं कि बदमाशों का क्षेत्र है, लेकिन भजनलाल शर्मा हुए, मुकेश जी फौजदार हुए, इन्होंने एक नया तरीका अपना लिया, राधे राधे का दुपट्टा। तो ये बदमाशों के दिमाग में राधे राधे कब से आने लग गया? भैया मैं ये नहीं कहूंगा आप बदमाश हो, भरतपुर के लोग बदमाश नहीं कहूंगा, कहा जाता है, कथित तौर पर बदमाशों का क्षेत्र बताया जाता है। बदमाशों का क्षेत्र बताया जाता है, भरतपुर को, करौली को, धौलपुर को। लेकिन अब आपके चेहरों पे दुपट्टा राधे राधे के होने लग गए। ऐसा है, क्या परिवर्तन आप में भी हो गया? सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बताऊं, भरतपुर के बारे में पूरे राजस्थान में जब कोई सरकारी अफसर, एसडीएम, कलेक्टर, आपके पूछना नथवन डिडेल, तमाम लोग रहे, आईपीएस को पूछना, वो अधिकारी, एक पंकज यादव अभी अंडर ट्रेनिंग आईपीएस भरतपुर में रहे, उन्होंने जब उनको जब पोस्टिंग दिया गया तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बड़ा डर लगा कि भरतपुर में जाऊंगा क्या होगा पता बस यही मैं कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा मैंने वहां पे साल 1.5 साल तक काम किया, नौकरी की, और उन्होंने 13 करोड़ का एक फ्रॉड भी पकड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि भरतपुर से प्यारी जगह कहीं और दुनिया में है ही नहीं राजस्थान में। भरतपुर के लोग यारों के यार होते हैं, दिलदार होते हैं, काम करते हैं, वफादारी के साथ काम करते हैं। राधे राधे का पट्टा तो इसलिए भाई साहब कि हमारे बिल्कुल हम लोग ब्रज में आते हैं, ब्रज क्षेत्र में, और ब्रज क्षेत्र में आते हैं जो सुदर्शन चक्रधारी थे, जो बांसुरी भी बजाते हैं और अगर समय आने रास भी करते हैं और समय आने पर सुदर्शन चक्र भी घुमा देते हैं। तो भरतपुर के लोग तो ऐसे हैं, यारों के लिए जान देते हैं और गद्दारों की जान ले भी लेते हैं। वो है भरतपुर के लोग, तो वफादार लोग। तो ये मेरे साथ रहे रास करने वाले क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र से फौजदार साहब, जो अब राधे राधे का दुपट्टा पहनकर संदेश दे रहे हैं कि भरतपुर बदमाशों का क्षेत्र नहीं, भरतपुर अपनों को गले लगाने वालों का क्षेत्र है। किसी और शख्सियत के साथ होंगे जल्द। देखते रहिए हमारा समाचार।